हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? होप सो काफी अच्छी चल रही होगी। सो टुडे वी आर गोना रिवाइज ई वे बिल। बहुत ही क्विक मैनर पे बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट हम सारे पॉइंट्स रिवाइज करते हैं एंड वेरी टू द पॉइंट रिवीजन रहने वाला है। ठीक है, अभी ई वे बिल क्या होता है? ई आपका इलेक्ट्रॉनिक डिनोट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल मतलब आप अगर कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, वन प्लेस से अनदर प्लेस तक गुड्स को लेकर जाते हैं, तो उसके लिए आपको एज अ प्रूफ, एज अ एविडेंस एक ई वे बिल बना के देना पड़ेगा। ठीक है, वो कहाँ बनता है सर? जीएसटी पोर्टल पे बनता है। ठीक है, सो ई वे बिल जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जो कि जीएसटी पोर्टल में आप जनरेट कर सकते हो और एविडेंस करेगा वो आपका मूवमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है, सेक्शन 68 ई वे बिल के बारे में होता है जो मैंडेट करता है कि गवर्नमेंट रिक्वायर द पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेंस, जिसका भी ट्रक है, जिसका भी कन्वेंस है, जिसकी भी गाड़ी है जिसमें गुड्स कैरी है, ठीक है, जिसमें गुड्स भर के एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा रहे हैं, उस इंसान को ई वे बिल जनरेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। प्रिस्क्राइब ई वे बिल एज द डॉक्यूमेंट टू बी कैरिड फॉर द कंसाइनमेंट। आपको वो डॉक्यूमेंट कैरी करना पड़ेगा साथ में। ठीक है, जब भी आप ट्रांसपोर्ट करने के लिए गुड्स को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा रहे हो, तब आपको कौन सा डॉक्यूमेंट कैरी करना पड़ेगा सर? ई वे बिल का। ठीक है, अच्छा, ये रिक्वायर्ड कब होता है, कब जनरेट करना होता है? व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड। मूवमेंट ऑफ गुड्स याद रखना। ठीक है, अगर एक प्लेस से गुड्स दूसरी प्लेस, फॉर एग्जांपल किसी एक फैक्ट्री से आप किसी कस्टमर के पास गुड्स पहुंचा रहे हो, या तो फिर हो सकता है कि आप एक गोडाउन से अपने दूसरे ब्रांच के दूसरे गोडाउन पे अपना गुड्स ट्रांसफर करना चाह रहे हो, तो किसी भी वे में अगर आपका गुड्स में मूवमेंट हो रहा है तो उस केस में आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ जाएगा। ठीक है, सो ई वे बिल इज जनरेट ई वे बिल इज मैंडेटरी। ई वे बिल इज मैंडेटरी इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स। अच्छा, ये भी ध्यान रखना कि जो कंसाइनमेंट वैल्यू होती है ना, ठीक है, मैं बताऊंगी आगे कंसाइनमेंट वैल्यू में क्या क्या इंक्लूड होता है। अगर आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से एक्सीड कर जाएगी, ठीक है, आप टोटल वो गुड्स का वैल्यू देखना, टोटल कंसाइनमेंट वैल्यू देखना, क्या वो 50,000 से ज्यादा है क्या? अगर है तो आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, मूवमेंट कब इन्वॉल्व होता है? देखो, आप अगर किसी को कोई सप्लाई कर रहे हो, उस केस में आपका गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व है। अदर देन सप्लाई भी रीजन हो सकता है, या तो फिर एक ऐसा रीजन हो सकता है ड्यू टू इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर आप रेसिपिएंट हो, ठीक है, आपने मुझसे कोई गुड्स इनवर्ट सप्लाई में लिया, मतलब आपने मुझसे कोई गुड्स परचेज किया और मैं हूं एक अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो उस केस में भी आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। कोई भी रीजन हो, चाहे सप्लाई का, चाहे अदर देन सप्लाई का, या तो फिर इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है सर। अब ई वे बिल जनरेट कौन करेगा सर? रजिस्टर्ड पर्सन, जो कि मूवमेंट ऑफ गुड्स कॉज कर रहा है, जो स्टार्ट कर रहा है मूवमेंट ऑफ गुड्स, वो फर्निश करेगा इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द सेड गुड्स। उस गुड्स की इंफॉर्मेशन वो कहाँ पे फर्निश करेगा सर? ये फॉर्म में। ये फॉर्म होता है सर जीएसटी ईडब्ल्यूबी 01 पार्ट ए। ठीक है, उस फॉर्म के पार्ट ए में गुड्स की इंफॉर्मेशन रजिस्टर्ड पर्सन फर्निश करने वाला है बिफोर कमेंसमेंट ऑफ सच मूवमेंट। ठीक है सर। अभी हमने क्या पढ़ा? कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा होगी तब आपको ई वे बिल जनरेट करना है। बट ऐसे कुछ एक्सेप्शन है सर जिसमें आपको ई वे बिल जो है वो 50,000 से, अगर आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू कम भी रही ना, तो भी आपको जनरेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका अगर इंटर स्टेट ट्रांसफर हो रहा है किसी हैंडीक्राफ्ट गुड्स का बाय अ पर्सन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन, आपने रजिस्ट्रेशन चैप्टर में अगर पढ़ा होगा कि जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स होते हैं और उसको जो बनाता है उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्पशन मिला गया है। ठीक है, तो अगर वो इंटर स्टेट सप्लाई गुड्स करता है, उस केस में आपको अगर कंसाइनमेंट वैल्यू 10,000 भी रहेगी, 20,000 भी रहेगी, जितनी भी कंसाइनमेंट वैल्यू रहेगी, आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, हु कॉजेज द मूवमेंट ऑफ गुड्स? अगर आपका सप्लाई रजिस्टर्ड है, ठीक है, और अंडरटेक्स टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स, द मूवमेंट ऑफ गुड्स इज कॉज्ड बाय द सप्लायर। अगर रेसिपिएंट अरेंज कर रहे हैं कि आपने बोला, रेसिपिएंट ने बोला कि सप्लायर को कि मैं अपना ट्रांसपोर्टेशन खुद अरेंज करवा लूंगा, तो अगर रेसिपिएंट अरेंज करता है ट्रांसपोर्टेशन, तो मूवमेंट कौन कॉज करेगा? बाय हिम, दैट इज द रेसिपिएंट। पहला, अगर सप्लायर अरेंज कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन तो सप्लायर ने मूवमेंट कॉज किया गुड्स का, या तो फिर अगर रेसिपिएंट अरेंज कर रहा है तो फिर रेसिपिएंट कॉज किया गुड्स का मूवमेंट। ठीक है, इफ गुड्स आर सप्लाइड बाय एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर टू अ रजिस्टर्ड रेसिपिएंट, ठीक है, और वो आपको पता था एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स, उस केस में जो मूवमेंट है वो माना जाएगा कि रेसिपिएंट ने कॉज किया है। समझ आया? तीन केस
सबसे पहला, अगर रेसिपिएंट सॉरी सप्लायर रजिस्टर्ड है तो फिर मूवमेंट किसने कॉज किया? सप्लायर ने। अगर आपका रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, ठीक है, और रेसिपिएंट ने अरेंज किया ट्रांसपोर्टेशन, तो फिर उस केस में मूवमेंट किसने कॉज किया? रेसिपिएंट ने। अगर आपका सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो आप माना जाएगा कि आपका रजिस्टर्ड जो रेसिपिएंट है उसने मूवमेंट कॉज किया, ठीक है। अभी सर मैंने क्या बताया, फॉर्म जीएसटी ईडब्ल्यूबी 01 होता है, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो उसमें आपको इन्फॉर्मेशन बतानी पड़ेगी कि मैं ये गुड्स लेकर जा रहा हूँ, इतने गुड्स लेकर जा रहा हूँ, ठीक है, ये सारी चीजें आपको डिटेल्स बतानी पड़ेगी। तो पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है, दोनों डिटेल्स कौन कौन फर्निश करेगा? जो पार्ट ए होता है ना सर, वो कौन फर्निश करता है? रजिस्टर्ड पर्सन हु कॉजेज द मूवमेंट ऑफ गुड्स। अभी हमने पढ़ा मूवमेंट ऑफ गुड्स के बारे में, तो उस हिसाब से जो भी मूवमेंट ऑफ गुड्स कॉज करेगा वो रजिस्टर्ड पर्सन पार्ट ए की इंफॉर्मेशन फर्निश करेगा, ठीक है। पार्ट बी कौन फर्निश करता है सर? टू बी फर्निश्ड बाय द पर्सन हु इज ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स। जो गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल आपका ट्रांसपोर्टर, ठीक है, वो पार्ट बी की डिटेल्स फर्निश करेगा। हाउएवर पार्ट ए में बी फर्निश, जो भी इंफॉर्मेशन पार्ट ए में होती है ना, वो कौन फर्निश कर सकता है सर? चाहे तो ट्रांसपोर्टर कर सकता है, अगर रेसिपिएंट और सप्लायर दोनों ने कह दिया और दोनों ने ट्रांसपोर्टर को ऑथोराइज कर दिया कि भाई पार्ट ए की भी डिटेल्स तू ही फर्निश कर देना, तो ट्रांसपोर्टर भी फर्निश कर सकता है। और आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर या फिर जो कोरियर एजेंसीज होती है जिनके पास वही काम होता है, गुड्स आया, गुड्स यहाँ से वहां तक ट्रांसफर करो, मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व ही रहता है, तो फिर आपका जो ईसीओ होता है, आपकी जो कोरियर एजेंसीज होती है, अगर उनको ऑथोराइजेशन मिला है कि वो ही पार्ट ए की डिटेल्स भी फर्निश कर ले, तो फिर वो लोग फर्निश कर देंगे, ठीक है। डन सर, डन। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन फर्निश करने की बात हो गई, ओके। हु कैन जनरेट द ई वे बिल? ऑब्वियसली द रजिस्टर्ड कंसाइनर या फिर कंसाइनी, द सप्लायर और द रेसिपिएंट। इफ द ट्रांसपोर्टेशन इज बीइंग डन इन ओन हायर्ड कन्वेयंस और बाय रेलवेज, एयर और वेसल, ठीक है। देखो अगर आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आपकी खुद की गाड़ी से हो रहा है, आपने कोई गाड़ी हायर पे ली है, किराए पे ली है, या फिर रेलवे, एयर, वेसल, वेसल बोले तो शिप, बोट, ये सब, इस कन्वेयंस से आपका अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है गुड्स का, तो कौन आपका ई वे बिल जनरेट करेगा? जो भी आपका रजिस्टर्ड कंसाइनर या फिर कंसाइनी होगा वो। बट इन केस अगर गुड्स आर हैंडेड ओवर टू द ट्रांसपोर्टर फॉर ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड, अगर आपने अपना गुड्स ट्रांसपोर्टर को हैंड ओवर कर दिया है कि भाई तू यहाँ से रेसिपिएंट तक गुड्स पहुंचा के दे, तो यहाँ पे कौन जनरेट करेगा ई वे बिल सर? आपका ट्रांसपोर्टर जनरेट करेगा, ठीक है। दो चीज याद रखना, अगर गुड्स आपके है, अगर कन्वेयंस आपका है, ठीक है, अगर आपने या तो फिर उसको हायर किया है या फिर रेलवे से ट्रांसपोर्टेशन करो या फिर वेसल या फिर एयर, ये सारी चीजों में जनरेट कौन करेगा ई वे बिल? कौन करेगा जनरेट? जो भी आपका रजिस्टर्ड कंसाइनर या फिर कंसाइनी होगा वो। बट अगर गुड्स आर हैंडेड ओवर टू द ट्रांसपोर्टर फॉर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड, उस केस में आपका ट्रांसपोर्टर ई वे बिल जनरेट करेगा, ठीक है। वेयर नाइदर द कंसाइनर नॉर द कंसाइनी जनरेट द ई वे बिल, और जो आपकी गुड्स की वैल्यू है वो 50,000 से ज्यादा भी है, दोनों ही ने अपना काम नहीं किया, ना कंसाइनर ने जनरेट किया ना कंसाइनी ने जनरेट किया, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी ट्रांसपोर्टर के ऊपर, फिर वो जनरेट करेगा, ठीक है सर। ये हो गया हु कैन जनरेट द ई वे बिल। अभी अदर पॉइंट्स, गुड्स ट्रांसपोर्टेड बाय रेलवेज शैल बी डिलीवर्ड ओनली ऑन प्रोडक्शन ऑफ ई वे बिल। जब तक आप ई वे बिल प्रोड्यूस नहीं करते हो तब तक आप रेलवे से गुड्स ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ई वे बिल कैन बी ऑप्शनली जनरेटेड, आपके पास देखो ऑप्शन है, ठीक है। अगर 50,000 से गुड्स की वैल्यू कम भी है ना, कंसाइनमेंट वैल्यू का 50,000 से कम भी है, तो यू हैव एन ऑप्शन कि आप खुद की इच्छा से ई वे बिल जनरेट कर रहे हो, ठीक है सर, ओके। अभी डिटेल्स ऑफ कन्वेयंस मे नॉट बी फर्निश्ड इन पार्ट बी, पार्ट ए पार्ट बी होता है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पार्ट बी में भले ही आप डिटेल्स जो है वो फर्निश ना करो, चलेगा। कब चलेगा? अगर आपका इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स है, विद इन स्टेट कोई आप गुड्स का मूवमेंट कर रहे हो, और उस गुड्स का मूवमेंट जब आप कर रहे हो ना, तो जितना डिस्टेंस है वो आपका अप टू 50 किलोमीटर डिस्टेंस है। मतलब अगर सप्लाई, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ आगे, ये देखो, from place of business of consigner to place of business of transporter for further transportation। देखो एक आपका मैं सप्लायर हूँ, मैं छत्तीसगढ़ की हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका ट्रांसपोर्टर वो भी छत्तीसगढ़ का है, एंड जो रेसिपिएंट है मतलब आपका फॉर एग्जांपल कंसाइनी वो भी छत्तीसगढ़ की है, ठीक है। तो मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ कंसाइनर से लेकर ट्रांसपोर्टर के बिजनेस, ट्रांसपोर्टर के प्लेस ऑफ बिजनेस तक जो डिस्टेंस है वो विद इन 50 किलोमीटर आ जाना चाहिए।
मतलब प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ कंसाइनर से लेकर जो ट्रांसपोर्टर का जो प्लेस है ना वो आपका 50 किलोमीटर से कम है और विद इन छत्तीसगढ़ ही है, तो इस केस में आप पार्ट बी फर्निश नहीं करोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद या तो फिर अगर आपका ट्रांसपोर्टर, आपने गुड्स ट्रांसपोर्टर को दे दिया और बोला कि तू कंसाइनी को जाके पहुंचा के आ, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टर और कंसाइनी के बीच का डिफरेंस भी 50 किलोमीटर के विद इन आ रहा है, तो उस केस में आप पार्ट बी फर्निश नहीं करोगे तो भी चलेगा, कोई भी जरूरत नहीं है फर्निश करने की, कोई भी दिक्कत नहीं है नहीं फर्निश करोगे तो, ठीक है। अब आता है आपका ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू अनदर कन्वेंस। देखो हो सकता है कि आपने बहुत सारा जो माल है आपको सप्लाई करना था, आपने ट्रांसपोर्टर ए को दे दिया, ठीक है। अभी आगे चल के, ठीक है, कुछ ट्रांसपोर्ट करने के मतलब कुछ मूवमेंट करने के बाद ट्रांसपोर्टर ए जो है ना उसने गुड्स ट्रांसपोर्टर बी को दे दिया और बोला कि तू रेसिपिएंट को देकर आजा, तो आपने क्या किया, गुड्स को ट्रांसपोर्टर ए से निकाल के, मतलब ट्रांसपोर्टर ए की कोई ट्रक होगी वहां से निकाल के ट्रांसपोर्टर बी की ट्रक में शिफ्ट कर दिया एंड देन वो कंसाइनी के पास ट्रांसपोर्टर बी ने पहुंचा दिया, ठीक है। तो इन सच केस ट्रांसपोर्टर या फिर जो भी ईवे बिल का जनरेटर होगा ना उसको क्या करना पड़ेगा सर, उसकी न्यू व्हीकल का बिल जो नंबर है व्हीकल नंबर वो अपडेट करना पड़ेगा, कहाँ पे, पार्ट बी ऑफ द ईवे बिल बिफोर सच ट्रांसफर एंड फर्दर मूवमेंट ऑफ गुड्स। समझ आया आपको, ये आपका सप्लायर है, ये आपका ट्रांसपोर्टर ए है, ये आपका ट्रांसपोर्टर बी है, ये आपका रेसिपिएंट है। तो ट्रांसपोर्टर ए ने जब माल खाली करके ट्रांसपोर्टर बी तक पहुंचाया तो उस केस में ट्रांसपोर्टर ए को या फिर जो भी ईवे बिल जनरेट कर रहा है उसको ईवे बिल आपके जो फॉर्म पार्ट बी में व्हीकल नंबर ट्रांसपोर्टर बी का अपडेट करना पड़ेगा क्योंकि नया व्हीकल आया है रोल में, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, बस आपको अपडेट करना है नई व्हीकल का नंबर और कुछ नहीं, ठीक है। अब आता है आपका कंसोलिडेटेड ईवे बिल इन केस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। देखो कई बार ऐसा हो सकता है ना कि फॉर एग्जाम्पल आप मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है, अभी बहुत सारे सप्लायर्स हैं, ठीक है, उन्होंने आपसे गुड्स ऑर्डर किए कि मुझे इतने इतने गुड्स चाहिए, तो आपने एक ट्रक में सारे सप्लायर्स का गुड्स भर दिया और उसके बाद एक एक सप्लायर को ट्रांसपोर्ट करते गए, तो यहाँ पे एक ही कन्वेयंस में आपने अलग अलग इनवॉइसेस भी बनाए होंगे, ठीक है, हर सप्लायर के अलग अलग इनवॉइसेस अलग अलग गुड्स के लिए। तो इस केस में आपके पास ऑप्शन है कि इन सब का मिला के एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल बना जा सकता है, ठीक है। सो आफ्टर ई वे बिल हैज बीन जनरेटेड जहाँ पे मल्टीपल कंसाइनमेंट्स होते हैं, ठीक है, इन वन कन्वेयंस, एक ट्रक में मल्टीपल कन्वेयंस आ रहे, सॉरी हाँ, एक ट्रक में मल्टीपल जो है वो आपका कंसाइनमेंट्स आ रहे हैं तो आर इंटेंडेड टू बी ट्रांसपोर्टेड इन वन कन्वेयंस, देन द ट्रांसपोर्टर में इंडिकेट द सीरियल नंबर ऑफ ई वे बिल, सीरियल नंबर बता सकता है, ठीक है, ईवे बिल का इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच सच कंसाइनमेंट इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल, एंड जो कंसोलिडेटेड ईवे बिल है ना फिर वो आपका फॉर्म जीएसटी ईडब्ल्यूबी 02 में जनरेट हो सकता है ऑन द कॉमन पोर्टल, कुछ नहीं है, सिंपल है, ठीक है। आपका वो ईवे बिल का सीरियल नंबर बता दो, उसके बाद वो एक कंसोलिडेटेड ईवे बिल जनरेट हो जाएगा कॉमन पोर्टल में, ठीक है, प्रायर टू द मूवमेंट ऑफ गुड्स। समझ आ गया, ठीक है सर। अभी देखो where the consignor or consignee has not generated the e-way bill in form GST EWB 01, दोनों ने ही जनरेट नहीं किया ई-वे बिल, ठीक है, ठीक है। अब एग्रीगेट वैल्यू 50,000 से ज्यादा थी, अब जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई, ट्रांसपोर्टर के ऊपर, वो जनरेट करेगा इंडिविजुअल फॉर्म जीएसटी ईडब्ल्यूबी 01 ऑन द बेसिस ऑफ, अब उसके पास जो भी इनवॉइसेस होंगे, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान, जो भी डॉक्यूमेंट होंगे उस बेसिस पर ट्रांसपोर्टर बेचारा ई-वे बिल जो है वो जनरेट करेगा, ठीक है सर, ओके। अब आ जाओ कैंसलेशन, क्या ईवे बिल एक बार जनरेट करने के बाद कैंसिल हो सकता है क्या, बिल्कुल कैंसिल हो सकता है, कि या तो कब कैंसिल हो सकता है, गुड्स आर नॉट ट्रांसपोर्टेड, या तो फिर नॉट ट्रांसपोर्टेड एज पर द डिटेल्स फर्निश इन द ईवे बिल, जो डिटेल्स आपने ईवे बिल में फर्निश किया था ना उसके अकॉर्डिंग आपने ट्रांसपोर्ट नहीं किया, उसके अकॉर्डिंग आपने गुड्स ट्रांसपोर्ट नहीं किए, उस केस में आपका ईवे बिल जो है वो कैंसिल कर सकते हो विद इन 24 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ जनरेशन। एमसीक्यू में बिल्कुल पूछ सकता है ये वाला पॉइंट, ध्यान रखना, ठीक है। अब आते हैं सर अपन वैलिडिटी, एक बार आपने ईवे बिल जनरेट कर दिया तो वो ईवे बिल क्या सालों साल तक वैलिड रहेगा क्या, नहीं, ऑब्वियसली उसकी कोई वैलिडिटी पीरियड होगी, तो वो क्या होगी, तो देखो डिस्टेंस विद इन कंट्री, अगर आपने जो भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हो उसका डिस्टेंस है अप टू 200 किलोमीटर, उस केस में आपकी जो ईवे बिल वैलिड कब तक रहेगा, 1 डे, इन केसेस अदर देन, ये आप भूल जाओ, ठीक है, इसका अपन यहाँ पर पढ़ने वाले, ठीक है, अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो और मल्टी मॉडल शिपमेंट इन्वॉल्विंग शिप, तो
इसके अलावा जो भी आपके कन्वेंस होंगे, ठीक है, उस केस में डिस्टेंस अगर अप टू 200 किलोमीटर रहा तो फिर वैलिडिटी पीरियड कितना रहेगा सर? 1 डे, ठीक है। अप टू 200 किलोमीटर, अब 200 किलोमीटर के बाद एवरी 200 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ, ठीक है, और पार्ट देयर ऑफ आपको हर 200 किलोमीटर पे एक एडिशनल डे मिलेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपका 200 दिन, फिर आपका 200 से 400 तक जितना भी होगा आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा एवरी 200, फिर 400 से 600 के तक आपको एक और दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। समझ आ रही है आपको बात? 200 से 400 तक कितना दिन एक्स्ट्रा मिलेगा? 1+1, यहाँ पे 1 एडिशनल डे मिलेगा, ठीक है। फिर आपका फॉर एग्जांपल 400 से अबव गया, ठीक है, 400 से अबव गया तो 600 तक जितना भी आपका किलोमीटर होगा आपको फिर उसमें एक और दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब यहाँ पे टोटल 3 डेज हो गए। समझ आ रही है आपको बात? फॉर एवरी 200 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ, मतलब अगर ये 450 भी रहा ना तो भी आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, यही मतलब होता है और पार्ट देयर ऑफ का, ठीक है। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो। ये ओवर डायमेंशनल कार्गो ये सब क्या होते हैं? ये जो बहुत बड़ी बड़ी ट्रक के बहुत बड़े बड़े कन्वेयंस होते हैं ना, ठीक है, तो जो थोड़ा सा स्लो चलते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली जो छोटी व्हीकल होती है वो थोड़ा फास्ट स्पीड में जाएगी, बट जो बहुत बड़े बड़े व्हीकल्स है, बहुत बड़े बड़े ओवर डायमेंशनल कार्गो है, फिर मल्टी मॉडल शिपमेंट है, तो उस केस में इन्वॉल्विंग शिप, मल्टी मॉडल शिपमेंट इन्वॉल्विंग शिप, ये केस में आपका 200 नहीं देखा जाएगा, आपको देखा जाएगा 20 किलोमीटर, ठीक है। अप टू 20 किलोमीटर एक दिन तक वैलिड रहेगा, और उसके बाद फॉर एवरी 20 किलोमीटर ऑफ पार्ट देयर ऑफ एक एडिशनल डे मिलेगा, ठीक है। ठीक है सर, ये आपका वैलिडिटी है। लग नहीं रहा कि मैं रिविजन करवा रही हूँ, मैं थोड़ा सा डेप्थ में ही आपको पूरा चीजें एक्सप्लेन कर लूँ। अब आ जाओ एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ ईवे बिल। क्या ईवे बिल को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट किया जा सकता है? क्या बिल्कुल किया जा सकता है। देखो, डिटेल्स ऑफ ईवे बिल जनरेटेड शैल बी मेड अवेलेबल टू द सप्लायर, ठीक है, वेयर पार्ट ए इज फर्निश्ड बाय रेसिपिएंट और ट्रांसपोर्टर। देखो, अगर पार्ट ए जो है वो रेसिपिएंट या फिर ट्रांसपोर्टर ने फर्निश किया, ठीक है, तो उस केस में जो डिटेल्स है ना वो सप्लायर तक अवेलेबल हो जानी चाहिए, क्योंकि जनरेट किसने किया? रेसिपिएंट और या तो फिर ट्रांसपोर्टर ने, ठीक है। अभी हो सकता है कि आपका जो ईवे बिल है वो सप्लायर या फिर ट्रांसपोर्टर ने जनरेट किया, तो उस केस में किसके पास अवेलेबल होना चाहिए, हो जाना चाहिए डिटेल्स? रेसिपिएंट के पास। अभी जिसके पास अवेलेबल हो रही है ना डिटेल्स, उसको या तो एक्सेप्ट करना है या तो रिजेक्ट करना है। अगर उसको सब सही लग रहा है तो वो एक्सेप्ट करेगा, सही नहीं लग रहा है तो वो रिजेक्ट कर देगा। तो रेसिपिएंट या फिर सप्लायर, दोनों केस बता दिए, कब रेसिपिएंट और कब सप्लायर। तो रेसिपिएंट और सप्लायर शेल कम्युनिकेट इस एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द कंसाइनमेंट कवर्ड। उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि क्या वो एक्सेप्ट कर रहा है या फिर वो रिजेक्ट कर रहा है। अगर उसने कुछ नहीं बोला तो यहाँ पे हम समझ जाएंगे कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है, तेरी नाम में हाँ है, ठीक है। अगर उसने कुछ नहीं बोला तो हम समझ लेंगे कि उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये पे क्या लिखा है? कोई भी रिस्पॉन्स अगर नहीं दिया विद इन 72 घंटे, आपके पास 72 आवर्स का टाइम है, ठीक है, और बाय द टाइम ऑफ डिलीवरी विच एवर इज अर्लियर, जब डिलीवरी हो रही है या तो फिर 72 घंटे विच एवर इज अर्लियर तक आपने कुछ नहीं बोला, हम मान लेंगे कि आपने एक्सेप्ट कर लिया। ये था आपका एक्सेप्शन और रिजेक्शन, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपन आगे। Is EWA bill required in all the cases? EWA bill is not required to be generated in certain specified cases. मैं बता देती हूँ पहले आपको specified cases क्या है, ये देखो। नो ईवे बिल रिक्वायर्ड, जो भी आपका एलपीजी है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस फॉर सप्लाई टू हाउस होल्ड नॉन डोमेस्टिक एग्जेम्प्टेड कैटेगरी कस्टमर्स, इनको अगर आप एलपीजी वगैरह सप्लाई करते हैं, या तो फिर आपके जो नॉन डोमेस्टिक एग्जेम्प्टेड कैटेगरी कस्टमर्स होते हैं जो इंडिया के हैं ही नहीं, ठीक है, और वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के हैं, उनको भी ईवे बिल जनरेट करने का कोनो आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसके बाद केरोसिन ऑयल, जो केरोसिन ऑयल होता है सोल्ड अंडर पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, postal baggage transported by the Department of Post, natural cultured pearls, precious semi precious stones, precious metals, उसके बाद ज्वेलरी and goldsmiths, silversmiths, bars and other articles except imitation jewelry, जो नकली ज्वेलरी होती है ना उसके लिए आपको ईवी बिल जनरेट करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। इमिटेशन ज्वेलरी के लिए आपको ईवी बिल जनरेट करना पड़ेगा। करेंसी यूज्ड, पर्सनल हाउस होल्ड इफेक्ट्स और कोरल अनवर्क्ड एंड वर्क, ये सारे केसेस के लिए आपको ईमेल जनरेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये ध्यान रखना इमिटेशन ज्वेलरी वाला,
ठीक है। उसके बाद आता है इसका, मैंने आपको केस सिनेरियो जब मैंने सारे सॉल्व करवाए थे ना, उसमें एक पॉइंट इसका भी था, नॉन मोटराइज कन्वेयंस का। नॉन मोटराइज कन्वेयंस मतलब आप समझ लो घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ठीक है। ऊंट हाथी में आप सामान भर के लेकर जा रहे हो, उनको थोड़ी बोलोगे कि भाई रुक, चल हाथी ई वे बिल दिखा, चल घोड़ा ई वे बिल दिखा, ठीक है। घोड़ा गाड़ी वाला जो है उसको ई वे बिल जनरेट करने का नीड नहीं है। इफ गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय अ नॉन मोटराइज्ड कन्वेयंस, नो ई वे बिल बी रिक्वायर्ड, ठीक है। उसके बाद गुड्स फ्रॉम कस्टम पोर्ट टू क्लियरेंस, अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम अ कस्टम पोर्ट, एयरपोर्ट, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, land custom station to an inland in container depot of container freight station for clearance by the custom, वही के वही वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है फॉर क्लियरेंस, तो आपको ई वे बिल की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। इट्स अ रिविजन वीडियो, अगेन आई एम टेलिंग यू, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा क्विक में जा रही हूँ। उसके बाद कुछ नोटिफाइड एरियाज होते हैं, तो गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड विद इन स्पेसिफिक एरियाज नोटिफाइड अंडर रूल 138(14)D ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी जीएसटी रूल्स, वो नोटिफाइड एरियाज में भी आपको ईवी बिल जनरेट करने की नीड नहीं है। एग्जेम्प्ट गुड्स दैट आर एग्जेम्प्ट, ऑब्वियसली, हाँ अगर देखो एग्जेम्प्ट गुड्स जिसमें टैक्स ही नहीं लगना है, ईवी बिल जनरेट करते क्यों है, ईवी बिल आया क्यों, ताकि जो भी गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो अगर वो टैक्सेबल है, तो उसमें टैक्स की चोरी के जो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, अगर आप टैक्स इवेड करोगे, इसलिए आपको ई वे बिल बनाना पड़ता है, ताकि आगे सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन रहे, कौन से गुड्स कहाँ तक ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है। अगर एग्जाम्प्ट है जिसमें टैक्स ही नहीं मिलना है, तो फिर उसमें ई वे बिल बना के कोई फायदा नहीं है, तो एग्जाम्प्ट गुड्स के लिए भी आपको ई वे बिल नहीं बनाना है, ठीक है। उसके बाद आपके जो स्पेसिफिक गुड्स होते हैं अंडर कस्टम बॉन्ड और सुपरविजन, फिर कुछ एग्जाम सप्लाईज आप एक बार रीड कर लेना, वो आपके पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, उसके बाद नो सप्लाई शेड्यूल 3 वाले गुड्स, ठीक है। उसके बाद आपके जो गवर्नमेंट और मिलिट्री ट्रांसपोर्ट होते हैं बाय डिफेंस, मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय डिफेंस फॉर्मेशंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उसमें भी आपको ई वे बिल नहीं बनाना पड़ता। गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय सीजी एसजीएलए वाया रेल, रेलवे से अगर कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी। फिर एम्प्टी कार्गो कंटेनर्स, खाली कार्गो जा रहा है, तो उसमें क्या ही ई वे बिल बनाएंगे। फिर वेइंग गुड्स, गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड फॉर वेइंग विद इन 20 किलोमीटर फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द कंसाइनर टू अ वे ब्रिज। ऐसा होता है ना कि जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में गुड्स को वजन करना, गुड्स का वजन करवाना होता है, तो वो सिर्फ अपना प्लेस ऑफ बिजनेस से विद इन 20 किलोमीटर के एरिया में वो वेमेंट वाला मशीन होता है, वहां पे गुड्स को लेकर जाया होता है, तो सिर्फ उतने डिस्टेंस के लिए आपको ई वे बिल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आपका एलपीजी सिलेंडर्स विच इज नॉट फॉर सप्लाई, ठीक है, विच इज ट्रांसपोर्टेड फॉर रीजंस अदर देन सप्लाई, खाली एम्प्टी सिलेंडर्स, उसमें भी आपको ई वे बिल नहीं बनाना है। इतने सारे केसेस मैंने बता दिए। इंपॉर्टेंट आपका नॉन मोटराइज्ड वाला है, इमिटेशन ज्वेलरी वाला है, एग्जेम्प्ट वाला है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक बार आप रीड कर लेना, ठीक है। अच्छा ये भी बता देती हूँ, मैंने आपको बताया था कि कंसाइनमेंट वैल्यू कितनी होनी चाहिए सर, 50,000 से ज्यादा होनी चाहिए, तब आपका ई वे बिल लग जाएगा, ठीक है। तो उसमें कंसाइनमेंट वैल्यू को अपन कैलकुलेट कैसे करते हैं, to shall be with the value determined in accordance with the provisions of section 15, याद है आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस, उसके अकॉर्डिंग आपको डिटरमाइन करना है। उसके बाद जो आपका इनवॉइस में या फिर बिल ऑफ सप्लाई डिलीवरी चलान में आपका जो भी डिक्लेयर है वैल्यू वो रहेगी। उसके साथ आपका आपने पढ़ा होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई में कि कभी भी जीएसटी के अमाउंट्स वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं होते, बट व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग द कंसाइनमेंट वैल्यू मेक श्योर दैट यू इंक्लूड सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स, सेस, अगर कोई है तो वो आपका इंक्लूड होना चाहिए। और क्या इंक्लूड नहीं होना चाहिए सर, वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई। अगर where the invoice is issued in respect of both exempt and taxable supply, उस केस में आपको exempt supply की वैल्यू को क्या कर देना है सर, माइनस कर देना है, ठीक है। समझ आ गया, सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग जितना भी आपका इनवॉइस में डिक्लेयर्ड है वैल्यू, उसके साथ आपको सारे टैक्सेस की वैल्यू ऐड कर देनी है और वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई माइनस कर देना है। समझ आ गया, तो ये था आपका मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू। चलो बस इतना ही पोर्शन बचा है, बाकी तो सब मैंने करवा दिया, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स और डिवाइसेस टू बी कैरिड बाय पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेंस, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो कन्वेंस का जो इंचार्ज होगा वो कैरी करेगा। आपका इनवॉइस हो गया, बिल ऑफ सप्लाई हो गया, डिलीवरी चलान हो गया, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रखना, इंडियाज बेस्ट डांसर, इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई और डिलीवरी चलान, ठीक है। बहुत ही ऐसे खराब सा जोक था पर ठीक है, याद रख लेना। कॉपी ऑफ द ई-वे बिल इन फिजिकल फॉर्म या फिर ई-वे बिल नंबर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और मैप आरईएफडी एक्सेप्ट फॉर रेल, एयर और वेसल। इनके अलावा आपको मतलब जब आप रेल, एयर, वेसल
के अलावा किसी कन्वेंस से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ना गुड्स का, तो आपको ई वे बिल की कॉपी फिजिकल फॉर्म में होनी चाहिए, या तो फिर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नंबर होगा तो भी चलेगा। ठीक है सर, अभी आ जाओ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड कन्वेंसेस। जो कमिश्नर होते हैं, एम्पावर्ड ऑफिसर्स होते हैं, वो ऑथोराइज, उनके पास अथॉरिटी है, ठीक है, मैं ऑथोराइज कि वो प्रॉपर ऑफिसर्स को इंटरसेप्ट कर दे, टू इंटरसेप्ट द कन्वेंस एंड वेरीफाई द ई वे बिल और नंबर। मतलब जो प्रॉपर ऑफिसर्स होते हैं ना, वो जाके उनकी ड्यूटी लगती है, आपके जो भी आप रोड पे खड़े रहोगे, ऑफिसर्स रोड पे खड़े रहेंगे एंड वो फिर ट्रक कन्वेंस को रोकेंगे कि रुको, बताओ आपके पास ई वे बिल है, कौन सा ई वे बिल नंबर है, चलो हमको बताओ। तो स्पेसिफिक वेरिफिकेशन होगा ऑन दी इवेजन ग्राउंड्स। क्यों ऐसे कर रहे हैं? ताकि उनको पता चले कि कोई टैक्स की चोरी तो नहीं कर रहा है, कोई टैक्स को इवेड तो नहीं कर रहा है। तो प्रॉपर ऑफिसर को अप्रूवल मिलता है कमिश्नर और एम्पावर्ड ऑफिसर से कि जाओ आप जाके चेकिंग करो। ठीक है, उसके बाद सर, उसके बाद आता है आपका, उसके बाद आता है इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स। इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स, अब जो प्रॉपर ऑफिसर से ऑब्वियसली आपके गुड्स को वेरीफाई भी कर सकता है, इंस्पेक्ट भी कर सकता है। तो जब वो इंस्पेक्ट करेंगे, वेरीफाई करेंगे ना गुड्स को, तब उनको जो भी नोटिस हुआ होगा उसकी एक समरी उनको बना के देनी पड़ेगी ऑफिसर्स को। तो ऑफिसर्स क्या बनाएंगे सर, एक समरी रिपोर्ट बनाएंगे सारे की सारे इंस्पेक्शन का, और वो उनको अपलोड कर देंगे ऑनलाइन। कब तक? विद इन 24 आवर्स ऑफ दैट इंस्पेक्शन। उसके बाद ही तो समरी रिपोर्ट थी, उनको एक बढ़िया डिटेल में फाइनल रिपोर्ट भी बनाकर देनी पड़ेगी, और वो आपको कब तक अपलोड करनी है प्रॉपर ऑफिसर को? विद इन 3 डेज। जैसे ही वेरीफाइड हो चुका ड्यूरिंग ट्रांजिट, मतलब रास्ते में आपने पूरा वेरिफिकेशन कर लिया, अब हर स्टेट में, मतलब जैसे गुड्स एक स्टेट से निकला, वहां पे प्रॉपर ऑफिसर ने वेरीफाई कर लिया, फिर दूसरे स्टेट में जब वो क्रॉस कर रहा है, तो वहां वाले ऑफिसर वापस से पूरा चेकिंग नहीं करेंगे। यहाँ वाले ऑफिसर इन्फॉर्म कर देंगे कि एक बार चेकिंग हो चुकी है, दोबारा हर बार उनको डांटनी पड़ेगी। एक बार उन लोग की चेकिंग हो गई ना, बस। तो वैसे ही नो फर्दर वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड अनलेस न्यू इवेजन इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। मतलब अनलेस, अगर पहले मतलब आपने चेकिंग कर ली प्रॉपर ऑफिसर ने, उसके बाद ट्रक को छोड़ दिया गया, फिर उनको और पता चला, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली कि नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो टैक्स इवेजन हो रहा है, फिर वो कॉल करके दूसरे स्टेट वाले ऑफिसर को बोल देंगे कि आप इनकी वेरिफिकेशन करो गुड्स का। ठीक है, और ट्रांसपोर्टर में अपलोड डिटेल्स इफ डिटेन्ड फॉर मोर देन 30 मिनट्स। अगर आपके जो प्रॉपर ऑफिसर है उन्होंने 30 मिनट से ज्यादा टाइम लिया और ट्रक को रोक कर रखा, तो ट्रांसपोर्टर क्या कर देगा, ऑनलाइन अपलोड कर देगा कि मुझे इतना टाइम ऑफिसर्स के कारण लग रहा है। ठीक है सर, ओके। अब रिस्ट्रिक्शन ऑन फर्निशिंग इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए ऑफ फॉर्म जीएसटी ईडब्ल्यूबी 01। कब आपको रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा कि आप पार्ट ए फर्निश नहीं कर सकते हो? कब? नो पर्सन, कंसाइनर, कंसाइनी, ट्रांसपोर्टर, ई कॉमर्स ऑपरेटर, कोरियर एजेंसीज कैन फर्निश पार्ट ए ऑफ जीएसटी ईडब्ल्यूबी 01 अगर रजिस्टर्ड पर्सन, अगर कोई कंपोजिशन सप्लायर है और उसने अपने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किए हैं, रेगुलर स्कीम वाला है उसने अपने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किए, जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किया फॉर 2 मंथ्स और क्वार्टर्स, और उसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो चुका है, इन केसेस में आपको रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा कि आप जीएसटी ईडब्ल्यूबी 01 का पार्ट ए में इंफॉर्मेशन फर्निश नहीं कर सकते हो। कमिश्नर में अलाउ, में अलाउ मतलब कमिश्नर अलाउ कर सकता है अगर आपने सफिशिएंट कॉज बता दिया कि मैं इस कारण से फाइल नहीं, इस कारण से फाइल नहीं कर पा रहा हूँ, एंड वो कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी है वो कमिश्नर अलाउ कर सकता है। ठीक है सर, पूरा ई-वे बिल 3 पेजेस में आई हैड कंपाइल्ड फॉर यू ऑल, एंड अच्छे से इसका अपना रिवीजन हो चुका है ई-वे बिल का। सो अब मैं कोशिश करूंगी कि एक दो चैप्टर्स फटाफट और ले आऊं। बाकी ये कैसा लगा आप लोग मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, एंड ये स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।